चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और विकास में है 36 का आंकड़ा। अमित शाह ने करनाल जिले में अंत्योदय महासम्मेलन में आयुष्मान भारत की आयु योजना का किया उद्घाटन। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, बीते 9 सालों में हरियाणा में आया क्रांतिकारी बदलाव। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने दिल्ली आबकारी घोटाले को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, जांच से क्यों भाग रहे हैं कट्टर ईमानदार। लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश हुई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। कमेटी के सामने रखा अपना पक्ष। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का है आरोप। जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। अब सांस लेना भी दूभर। एक्सपर्ट्स ने दी मास्क पहनने की सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, रुकना चाहिए इजरायल हमास संघर्ष ताकि बंधकों को छुड़ाने का मिले समय। वहीं रफा क्रॉसिंग के जरिए विदेशी नागरिकों और घायलों की गाजा से सुरक्षित निकासी जारी। अभियान के तहत निकाले जा रहे हैं 60 से अधिक देशों के लगभग 7,000 नागरिक। और आईसीसी वनडे विश्व कप में आज मुंबई में भारत का सामना श्रीलंका से। आज जीत भारत को पहुंचाएगी सेमीफाइनल में। वहीं श्रीलंका के लिए अंतिम 4 की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत है जरूरी। नमस्कार, टीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं खबरों की, चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों से। पीएम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांकेर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांकेर में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के रवैये को देखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाने का पूरा मन बना लिया है। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं साहेबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। पीएम ने कहा कि भाजपा गरीब, पिछड़ों और आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पित है। पीएम ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ को देश के टॉप 5 राज्यों में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी,
पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के आगामी आम चुनावों के लिए 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों शोरों से जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी प्रचार किया। राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके परिवार ने 1 लाख करोड़ रुपए चोरी करने के लिए कालेश्वरम परियोजना को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल जिले में अंत्योदय सम्मेलन में आयुष्मान भारत चिरायु योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद वर्षों तक राम मंदिर निर्माण नहीं होने दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी को दूसरी बार पीएम चुना, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अब लोगों की अभिलाषा को पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, एक तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते 9 सालों में हरियाणा में क्रांतिकारी बदलाव आया है। यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना, और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस न हरियाणा का भला कर सकती है और न देश का। पार्टी कभी भी न हरियाणा का विकास कर सकती है न देश का विकास। विकास छोड़िए, देश को सुरक्षित नहीं कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का दौरा किया। गृह मंत्री ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना का वहां पर उद्घाटन भी किया। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि किसी देश के विकास में वहां की इंडस्ट्रीज का बहुत महत्व होता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में दक्षिण भारत का विशेष स्थान रहा है। मेरे हिसाब से दिल्ली अगर पॉलिटिकल कैपिटल है, बेंगलुरु देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के माध्यम से मैं भारत की और विशेष तौर पर साउथ इंडिया की रिच इकोनॉमिक लेगेसी को देख पा रहा हूं। भारत का सदर्न पार्ट हमेशा से प्रॉस्परस रहा है। राष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए मैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को भारत का एक कल्चरल फोर्ट्रेस मानता हूं, सांस्कृतिक दुर्ग मानता हूं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा और पूछा कि किस हैसियत से उन्हें समन भेजा गया है, आम आदमी पार्टी के संयोजक या फिर मुख्यमंत्री के नाते। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि नोटिस गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनावी राज्यों में प्रचार के कारण व्यस्त हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। शराब घोटाले पर केजरीवाल के रवैये पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर पूरे मामले में सूत्रधार होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ईडी समन पर पेश न होना उनके डर को दिखाता है। से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा ने राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने केजरीवाल से सवाल पूछे कि वे ईडी से क्यों भाग रहे हैं। नैतिक रूप से उसको अपने पद पे नहीं रहने देना चाहिए। मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। कल से मैं भी जाऊंगा। 15 नवंबर तक प्रचार है। आपका प्रचार अचानक आज ही क्यों हो गया? क्या आज लास्ट डेट है? 15 दिन पहले से शुरू है, 15 नवंबर तक है। प्रचार का बहाना छोड़ो, दिल्ली को जवाब दो अरविंद केजरीवाल। ये हम सब यहाँ बैठ के कह रहे हैं। जो भी जुड़ा होगा इस अपराध में उसको बचना नहीं चाहिए। और सीधे हम आपको ले चलते हैं। निशिकांत दुबे संबोधन दे रहे हैं। इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहादराई से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने किसका जवाब दिया, किसका जवाब नहीं दिया। और जिस एक्यूज्ड को विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहादराई गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहाँ गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रहीं और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमेटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। ये मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थित दल डेमोक्रेसी में कैसा विश्वास करते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो 2G में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट एडॉप्ट करना चाहती थी, तो यही कांग्रेस के सारे सांसद टेबल को तोड़ दिए, नाचने लगे, फाड़ दिया कमेटी के अंदर। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग आदमी का, सम्मानित आदमी का, एक मजे हुए पॉलिटिशियन का जो है कांग्रेस ने अपमान किया। 2G की रिपोर्ट उन्होंने पीएससी की नहीं आने दी आज तक। ठीक आज जो कुछ भी हुआ उसी तरह से, चूंकि एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमेटी का चेयरमैन कैसे हो गया, विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं, और वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कैसे हो गए, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हुई। इसमें क्या है रीज़न? जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ, और जो बातें मीडिया से छनकर आई हैं। सवाल क्या था, मेरा पत्र क्या है, देहादराई का पत्र क्या है, और सवाल एथिक्स कमेटी के सामने क्या है। सबसे पहला सवाल ये है
कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी जहां मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं, ये घर मेरा नहीं है। इस घर में मैं किराया देता हूं। इस मकान का किराया भारत सरकार लेती है, हाउसिंग कमेटी लेती है, लोकसभा लेती है, और जो इस टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं, ये भी किराए का ही। जिस दिन मैं यहाँ सांसद नहीं रहूँगा या जिस दिन ये मकान का अलॉटमेंट मेरा चेंज हो जाएगा, उस दिन ये जितने मकान है, जितने आपको चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब भारत सरकार का है। उसी तरह से जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो मेल आईडी, पोर्टल, इंट्रानेट, इंटरनेट, ये सब जो है वो संसद का है, उसका अधिकार संसद का है और उसको मेंटेन एनआईसी करता है। वो संपत्ति उनकी है, वो मालिक वो है। 2014 से इस देश में ईमेल की पॉलिसी है, 2014 से इस देश में पासवर्ड की पॉलिसी है। ईमेल और पासवर्ड की पॉलिसी यदि 2014 से पूरे देश भर में है, एनआईसी की ये पॉलिसी है, भारत सरकार की ये पॉलिसी है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, यदि उसको किसी संबंधित सांसद ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब उसका गुनाह तो कम नहीं हो गया ना। इसमें प्रश्न ये था कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उन्होंने दुबई में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने दिया। फिर वो कह रही हैं कि ये कौन सी पॉलिसी है। तो मैंने आपको कहा कि 2014 की पॉलिसी है, जो ईमेल की पॉलिसी है, जो पासवर्ड की पॉलिसी है। तो एथिक्स कमेटी के सामने ये बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं और आपकी जानकारी बता दूं, जो प्रेस से मुझे पता चला है और जो महत्वपूर्ण है, जो बातें मैं कह रहा था कि जब कमेटी ऑफ एथिक्स ने भी एनआईसी से लॉगिन के बारे में पूछने का प्रयास किया, तो जो मेरी जानकारी है, जितनी प्रेस के माध्यम से जो मुझे पता चला है, कि एनआईसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डाटा देने से एथिक्स कमेटी को मना कर दिया और यह कहा कि एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट इसका मालिक है, पार्लियामेंट यदि चाहेगा तो हम देंगे। एथिक्स कमेटी सेक्रेटरी जनरल के पास गई, लोकसभा अध्यक्ष के पास गई, और उसके बाद जो है एनआईसी ने वो पूरा का पूरा डाटा कमेटी ऑफ एथिक्स को दिया, जो अखबार में छपा है। ये मेरी बात नहीं कहिएगा कि मैं कमेटी के बारे में कोई जानकारी है मुझे। अब आप समझिए, वो ये कह रहा है, जो जयंत देहात राय ने आरोप लगाए, उसने ये आरोप लगाए कि बिजनेस राइवलरी में इस तरह के 61 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि दर्शन हीरानंदानी को मदद करते थे। और उसमें एक घटना मैं यार बता दूं, और ये घटना का एथिक्स कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान हो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको कि तत्कालीन अब तो मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, इस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी की अध्यक्ष बनी। उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद के तौर पर सौगत राय को इलेक्ट किया। और वो कमेटी इलेक्शन जो है वो लोकसभा करती है, उसमें नाम गिने जाते हैं कि इसके ये मेंबर है, इसके ये मेंबर हैं, और मोर और लेस समझिए कि वो सिलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन है। जिस सौगत राय का इलेक्शन हुआ 2 घंटे के अंदर, और जहां की पूरा का पूरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है दर्शन हीरानंदानी चलाता है नोएडा में, जिसके लिए कि राजीव चंद्रशेखर ने, आपको ध्यान हो कि ट्वीट भी किया कि मंत्री हो जब मैं था तो ये उस डाटा प्रोटेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए, पॉलिसी चेंज करने के लिए दर्शन हीरानंदानी मेरे पास मिलने के लिए आया, उसने दबाव बनाया। इस महिला ने इतना दबाव बनाया कि सौगत राय को 2 घंटे के अंदर उस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी से, जो कि लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड कमेटी थी, उससे इस्तीफा देना पड़ा। इससे बड़ा उदाहरण जो है और क्या हो सकता है? क्या आपका रीजन है कि सौगत राय इतने सीनियर हैं, उसको हटा के जो है आप मेंबर बनिए? इसका मतलब यह है कि दर्शन हीरानंदानी को आप मदद करना चाहते थे। उसी तरह से उसने कहा कि 61 में से हम सांसद हैं, हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ रेल आया कि नहीं, रोड आया कि नहीं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ स्कूल आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ पानी आएगा कि नहीं। मैक्सिमम जो, यदि मैंने सवाल 400-500 पूछे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें 99% सवाल जो है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे या मेरे राज्य के होंगे। सभी सांसद यही पूछते हैं। एक तो 61 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके ऊपर आरोप था कि आपने दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस को मदद करने के लिए दिया। अब जो रिपोर्ट आई है और जो मैंने कल से लेकर आज तक अखबारों में पढ़ा है, टेलीविज़न में देखा है,
कि 47 बार वो क्वेश्चन दुबई से पूछे गए, दर्शन हीरानंदानी साहब के ऑफिस से पूछे गए। तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरानंदानी, और आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नहीं किया, पीए ने किया, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है? यह आप पूछने का अधिकार नहीं है। यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा। और 47 बार आपने यदि पूछा तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है? मेरा एक सीधा प्रश्न है कि जेपी मॉर्गन में आप कहती हैं कि आप बैंकर हैं, जेपी मॉर्गन में आप एम्प्लॉई थी, आज जेपी मॉर्गन की आप एम्प्लॉई नहीं है, तो क्या उसका पासवर्ड और ईमेल अकाउंट आपके पास है? यदि जेपी मॉर्गन का पासवर्ड और ईमेल अकाउंट आपके पास नहीं है, इसका मतलब यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का है उस ऑर्गेनाइजेशन को जब आप छोड़ने लगते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करने के लिए जब तक उसके मालिक से परमिशन नहीं लेते हैं तब तक आपको नहीं करना था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि एनआईसी ही एक ऐसा संस्था है जिस पर कि केवल हम सांसदों का ही मेल आईडी और इंट्रानेट नहीं है, पूरी की पूरी भारत सरकार, चाहे वो डिफेंस मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे आरएडब्ल्यू हो, चाहे आईबी हो, चाहे पीएमओ हो, चाहे भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय हो, वो सारे, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सब एनआईसी के ही नेट पर हैं। और यदि एनआईसी का नेट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आया कि नहीं आया? दर्शन हीरानंदानी को यदि आपने खुलेआम कहा या उनके पीए को दे दिया तो क्या आपने कुछ पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखा कि नहीं रखा? ये सवाल यदि एथिक्स कमेटी पूछती है तो क्यों नहीं आप उसको व्यक्तिगत करते हैं? क्यों आप व्यक्तिगत करते हैं? दूसरा सवाल ये था कि आपने खुद ही कहा कि मुझे स्कार्फ दिया, एरमिस का स्कार्फ दिया, और 4 बार या 5 बार बॉबी ब्राउन का जो है मैंने लिपस्टिक जो है मंगवाया होगा। आपसे किसी ने पूछा नहीं। आप महिला हैं, महिला होने के नाते हम आपका सम्मान करते हैं, और महिलाओं के बारे में हमेशा आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। लेकिन इसी पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए भी सांसद निष्कासित हो चुके हैं। बॉबी ब्राउन यदि आपको दिया नहीं उसने गिफ्ट, आपने उससे मंगवाया, और वो आपका मित्र जो है किसी व्यक्तिगत चीज़ों के कारण नहीं है। आज मैं यदि सांसद हूं तो ये घर मेरा है, यदि कमेटी का मैं मेंबर हूं तो वहां लोगों को डिपोजिशन के समय मैं अधिकारियों से मिलता हूं, मैं प्राइवेट लोगों से मिलता हूं, मैं फिक्की सीआईए के लोगों से मिलता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उससे मेरी दोस्ती हो गई। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में, जिसको कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि उसके सामने कहा गया, उसने साफ कहा है कि महुआ मैत्रा से उनकी पहली मुलाकात 2017 में जब ये विधायक थी, पब्लिक सर्वेंट थी, और जब बिजनेस समिट हो रहा था कलकत्ता में, तब चूंकि बिजनेसमैन को कैटर करने के लिए माननीय ममता बनर्जी जी ने अपने कुछ विधायकों को लगाया था, कुछ अधिकारियों को लगाया था, उसी वक्त आपकी दोस्ती हुई। तो आपकी दोस्त थी, एक पब्लिक सर्वेंट के नाते हुए, आपका बचपन का दोस्त नहीं है दर्शन हीरानंदानी। आपको यह समझना चाहिए कि विधायक हो या सांसद हो, उसके आधार पर हुआ। और आपने यदि उसको मंगाया तो एक बॉबी ब्राउन का जो कीमत है, बेस प्राइस यदि है तो 4,000 है। यदि चार बार आपने मंगा लिया तो 16,000 रुपया तो आपने ले ही लिया। और 5,000 से ज़्यादा यदि आप गिफ्ट लेते हैं पब्लिक सर्वेंट के नाते तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपने रिपोर्ट किया, या कस्टम एक्साइज में जो है वो रिपोर्ट करते हुए आया कि हम जो है बॉबी ब्राउन इसके लिए लेके आ रहे हैं? तो और यदि आप खुद कहेंगी कि मैं एरमिस मंगा रही हूं, मैं बॉबी ब्राउन मंगा रही हूं, मैं लिपस्टिक मंगा रही हूं, यदि उस तरह के क्वेश्चन एथिक्स कमेटी करेगी तो आप कहेंगे कि द्रौपदी का चिरहरण हो गया। तीसरा सवाल जो है कि दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामा में, जो हलफनामा पब्लिकली उसने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कहा कि उसने 3 जगह इस पेपर को भेजा है, एक कमेटी ऑफ एथिक्स को दिया है, एक सीबीआई को दिया है और एक निशिकांत दुबे को दिया है। तो स्वाभाविक है कि मेरे पास है। जो उसने कहा है, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैंने इसके ट्रैवल एक्सपेंस दिए, मैंने इनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए, ये उन्होंने खुद कहा है। मतलब जो पत्र उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल हो, चाहे बरलूती का सवाल हो, चाहे गुच्ची का सवाल हो, चाहे एलवी का सवाल हो, सब दिया है। तो कमेटी क्यों नहीं पूछेगी कि
कि 25 लाख का यदि आप रोलेक्स वॉच पहन रही हैं तो पूछा जाएगा ना कि इसका बिल आपके पास है कि नहीं। यदि 2.5 लाख 3 लाख का आप गॉगल्स लगा रही हैं तो आपने खुद ही लिपस्टिक से इसको शुरू किया, तो कमेटी उसको कुछ क्यों नहीं पूछेगी? बरलूती का बैग कहाँ है, हर्मिस का कहाँ बैग है, ये तो कमेटी पूछेगी। दूसरा सवाल ये है कि 2019 में सांसद बनने के बाद से लेके आज तक आपने 14 बार विदेश की यात्रा की। ये आप ये समझिए कि डेट वाइज है। आप यूएस गई हैं, आप यूके गई हैं, आप यूएई गई हैं, आप फ्रांस गई हैं। तो जब इतनी बार आप गई हैं तो इनकम टैक्स आप कितना पे करती हैं, ये निश्चित तौर पर कमेटी पूछेगी। दूसरा, जब दर्शन हीरानंदानी ये कह रहा है कि हम इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवल को हम स्पॉन्सर किए हुए हैं, उसने होटल बिल भी दिया हुआ है, एक ट्रैवल का बिल भी दिया हुआ है कमेटी ऑफ एथिक्स को, तो आप ये समझिए इसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं कि आपने ये अपने इनकम टैक्स यदि आपका नहीं है तो आपने किस आधार पर ये दौरा किया, किस आधार पर इसका टिकट कटाया, किस आधार पर आप होटल में रही, कौन आपको गाड़ी भेजता था, वहाँ जो आप एक्सपेंस करते थे आपने यहाँ से। नियम है कि साल में हम लोग जो है 8,000 से ज़्यादा डॉलर नहीं खर्चा कर सकते, और यदि आप विदेश जाते हैं तो उसी 8,000 में आपको 3 बार 4 बार जितना जाना है एक इंडिविजुअल आदमी वही जा सकता है। तो डॉलर खरीदने के लिए आपने अपना पैसा उपयोग किया होगा ना, कि नहीं किया होगा? तो डॉलर उपयोग करेंगे तो वो भी आपके पासपोर्ट में लिखता है कि इतना डॉलर हमने लिया, कि जिस ट्रैवल कंपनी से आप गई होंगी तो वो मांगा जाएगा। इस तरह से ये 3-4 ऐसे प्रश्न थे जिसके बारे में कि पूछे गए 47 बार आप, और जितने क्वेश्चन पूछे गए 47 बार, क्योंकि किस तारीख को वो मेल आईडी लॉक इन हुआ, किस तारीख को कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो 47 के 47 क्वेश्चन ऐसे थे जो दर्शन हीरानंदानी को ही फ़ायदा पहुंचा रहे थे, और जिसके आधार पर एक बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत, सबसे लोकप्रिय नेता हैं मोदी जी को, उसके आधार पर जो है आप नाटक के तौर पर पार्लियामेंट में बोलते रहें और उनको अटैक करते रहें, जिससे कि आपको माइलेज मिलता रहे, सोशल मीडिया आपको माइलेज देती रहे। आज वो फायर ब्रांड जो आदमी है, वो चूहा जो हमारे यहाँ होता है, चूहा बनकर अपोजिशन के सारे सांसदों के साथ निकली है, और जो कुछ भी एविडेंस हमने दिए हैं, देहाद राय ने दिए हैं, दर्शन हीरानंदानी ने दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है, दुनिया की कोई ताकत महुआ मैत्रा को नहीं बचा सकती। और सांसद होने के नाते हमारा आज सर जो है झुका हुआ है, हम दुखी हैं, और दुखी ये हैं कि हम इस संसद के सदस्य हैं जहां कि पैसे लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम उस संसद के सदस्य हैं जहां कि इस तरह के भ्रष्ट और करप्ट आदमी को, करप्ट सांसद को जो है अपोजिशन मदद करने की कोशिश कर रहा है। हम राहुल गांधी जी से इसलिए प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, जिनका तेलंगाना में चुनाव है, आपको इतना बड़ा समझ में आ रहा है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कहते हो कि बीआरएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उस सांसद को एक भ्रष्टाचार, जिसको कि तृणमूल कांग्रेस तक मदद नहीं कर रही है, उस भ्रष्टाचारी सांसद को, जिसने कि पूरे संसदीय इतिहास में सारे सांसदों का सर शर्म से झुका दिया, उसके मदद के लिए आप खड़े हुए हो। मदद करने से कुछ नहीं होता है, ये पार्लियामेंट नियम कानून कायदे से चलता है, और एक समय ऐसा आएगा कि इथिक्स कमेटी एक अच्छा निर्णय लेगी, और ऐसा निर्णय लेगी जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई भी सांसद इस तरह संसदीय कार्य में किसी भी बिजनेसमैन का जो है उपयोग नहीं कर पाएगी। तो 2 चीजें हैं। महुआ मोइत्रा ने ये बोला कि उनसे फिल्दी सवाल पूछे गए, अनैतिक सवाल पूछे गए, और दानिश अली ने एक बात बड़ी बोली कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। देखिए, महिला हैं, शब्दों की मर्यादा उनके पास। मैंने आपको कहा कि जब आप खुद ही कहोगे, आपसे लिपस्टिक के बारे में किसने पूछा? आप तो खुद ही कह रहे हो ना कि बॉबी ब्राउन हम मंगा रहे हैं। आप खुद ही पूरे देश को कह रहे हो ना, एर्मिस का स्कार्फ जो है कोई आपको दे रहा है, तो फिल्दी कौन सा सवाल है? यदि लोगों ने आपसे पूछ लिया होगा कि उसकी कीमत क्या है, तो ये फिल्दी सवाल हो गए, द्रौपदी का चीरहरण हो गया। आप तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। आज भी आप समझिए कि जिस बैग के लिए महंगाई का भाषण देते हुए काकोली घोष दस्तीदार जब महंगाई के बारे में बोल रही हैं, आप अपना एलवी का बैग, क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख का बैग है, उसको नीचे छुपा रही हो,
तो आप तो खुद ही जब लोगों के सामने लाती हो कि हम एलबी लेकर आ रहे हैं, हम टॉम फोर्ड लेके जा रहे हैं, हम फेरोगामा का जूता पहन रहे हैं, जब आप खुद ही इस तरह का करते हो, डिजाइनर जो है 1.5 लाख 2 लाख की साड़ी आप पहन रहे हो, तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन लोग पूछेंगे उसके ऊपर। इसमें फिल्दी सवाल क्या है? हमारी जो लाइफ स्टाइल है, यदि मैं आईफोन लेके चलता हूं तो क्वेश्चन होगा ना। निशिकांत जी, महुआ मोइत्रा अब तक ये कह रही हैं कि जितने भी एलिगेशंस लगे हैं, चाहे दर्शन हिरनंदानी का एफिडेविट का भी उन्होंने कहा है, वो ये कह रहे हैं कि वो कैश की बात कहीं नहीं करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कैश फॉर क्वेरी का ये पूरा मामला है, तो आखिरकार कैश फॉर क्वेरी कैसे है? वो ये कहते हैं दर्शन हीरानंदानी ने कैश की बात कहीं नहीं कही, और गिफ्ट के बारे में तो उन्होंने कहा ही है। कैश फॉर क्वेरी कैसे है? देखिए, ये लोग अंग्रेजी बहुत ज़्यादा समझते हैं, मैं अंग्रेजी कम समझता हूँ, झारखंड का सांसद हूँ, तो स्वाभाविक है कि हम लोग बहुत ही दकियानूसी जगह से हैं। जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है, ट्रैवल एक्सपेंसेस वो हमेशा कैश ही माना जाता है। और दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामा में, जो कि उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल को दिया है, उसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात उसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बहुत ही स्पेसिफिक कही है। मेरा आग्रह होगा, विनम्र आग्रह होगा, जो लोग इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं वो दर्शन हीरानंदानी का वो हलफनामा पढ़ लें, शायद उनके प्रश्न का जवाब मिल जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के मामले में उन्होंने कई स्पष्टीकरण दिए, कई, और उन्होंने विपक्ष की जो बयानबाजी है एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर, उसे भी निंदनीय बताया और इसे संसदीय इतिहास में काला दिन भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जो सांसद रहते हुए मेल पोर्टल है उसका एक्सेस किसी और को देना, ये एनआईसी के एथिक्स का एक उल्लंघन है और इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। और जिस तरह के जो प्रूफ हैं वो आए हैं लॉगिन में, जो सवाल पूछे गए हैं उनमें से 61 में से 50 प्रश्न ऐसे हैं जो हीरानंदानी को मदद देते हैं। और इसके अलावा जो अन्य प्रूफ हैं उनको देखते हुए जो सवाल किए गए हैं उसमें किसी भी तरह का जो उल्लंघन है वो नहीं किया गया है, और वो सवाल जो हैं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सांसद रहते हुए तमाम परिस्थितियों में एक मर्यादा होती है। संसद ने सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के मामले में लोकसभा की आचार समिति के सामने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी के दौरान आज हंगामा हो गया। महुआ मोइत्रा के साथ विपक्षी दलों के सदस्य बैठक से बाहर निकल गए। उनका आरोप है कि बैठक के दौरान महिला से पर्सनल और अनैतिक सवाल पूछे गए, इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया। इस हंगामे के बाद आचार समिति की बैठक समाप्त हो गई। संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश हुई थी। बैठक में समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर सहित समिति के बाकी सदस्य मौजूद थे। सांसद महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। एक इंटरव्यू में महुआ ने यह माना था कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इसके लिए उन्होंने कैश या महंगे तोहफे लिए थे। सीबीआई को दी अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था, और इसी शिकायत के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफे लेकर महुआ संसद में सवाल पूछती हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से महुआ को निलंबित करने की मांग की। इससे पहले लोकसभा की आचार समिति जय अनंत और निशिकांत के बयान दर्ज कर चुकी है। यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर एएसआई ने जिला जज वाराणसी के कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे अब सर्विस सेक्टर की भी खरीदारी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हमारे संवाददाता ने सीईओ प्रशांत कुमार सिंह के साथ खास बातचीत की। I'm joined by the CEO of GM. Welcome to Doordarshan, sir. So what are the services that you will be offering through, and you have been offering, and what has been the addition in the last couple of years, and how has the response been? Services came in 2 years after inception of GEM. So in 1920 we did a modest service procurement, primarily for manpower hiring and vehicle hiring, the traditional ones. But then in the last 4 years, the growth has been phenomenal. And today I can very proudly say that any service required by the government is today available on GEM. Be it a specialized service, be it a very technical service, be it a financial service, it is all available on GEM. If we talk of figures, in the first year when services were introduced, we did procurement of about 3,000 crore, which was just about 13% of our total procurement. In the current year, we will touch about 1,50,000 crore of service procurement alone, which will be around 50% of our total procurement. So the journey has been phenomenal. Going forward, again, we'll see whether we can delve into niche areas also and provide services for the government. What are the challenges that you have faced so far with respect to, there are traditional methods of procurement, especially by the state governments. How are you overcoming that? Initially, the challenge is only regarding the mindset, because everybody is scared of a new system. I mean, when the mobile phone came, people could not use it properly. But today it has become a part of our life. So it is how comfortable you get with the system. So one is that mindset, overcoming the mindset, and the second is demonstrating the advantages. So when we go to a state, we tell them that, look, these are the procurements done by you in the last 2 years, and this is the procurement done by a similar government, maybe a neighboring state, on GEM. And you see the advantage. You see that our contracts don't fail, our contracts are not rejected, our rates are better, those advantages, once you show them, then people automatically come on board. Thank you so much, sir, for speaking to Doordarshan. This is Dibyendu Model with camera person Sharda from New Delhi for DD India. आगे बढ़ते हैं। राज्यों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग 6 नवंबर को सभी राज्यों को एक मंच पर लाने जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों की इनोवेशन पॉलिसीज पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग का प्रयास है कि भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कम से कम 10 पायदान की बढ़त दी जाए। इस मौके पर डीडी न्यूज संवाददाता अजय मिश्र ने बात की अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर चिंतन वैष्णव से। पिछले 6 सालों में इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे 81वें स्थान से 40वें स्थान पे पहुंच गया है। अगर आपको टॉप 25 देशों में जाना है अगले कुछ सालों में, तो ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इस मूवमेंट में पूरी तरह जुटे बिना ये काम हो नहीं सकता है। अगले हफ्ते नवंबर 6 से 8 तक बेंगलोर में हम कर रहे हैं, जहां सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो उनकी इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने में जुटे हुए हैं, ये लोग वहां आएंगे और अगले कुछ सालों की स्ट्रैटेजी पे बातचीत करेंगे और बनाएंगे। तो ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं इकोनॉमी टुडे कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 बजे। आगे बढ़ेंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू अक्टूबर में रिकॉर्ड 17.16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले महीने से 9% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। ट्रांजैक्शन की संख्या भी सितंबर के 1056 करोड़ से 8% बढ़कर 1141 करोड़ की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं अक्टूबर 2022 की तुलना में यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन की मात्रा 56% बढ़ गई है। आरबीआई ने जानकारी देते हुए कहा है कि चलन से वापस लिए गए 2000 रुपए मूल्य के 97% से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं और अब सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं। आरबीआई ने बताया कि इस साल 19 मई को 2000 रुपए मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा के वक्त इन नोटों का कुल मूल्य कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपए था।
देश में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में इजाफा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से की जाने वाली कोशिश अब रंग ला रही है। आयकर विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 31 अक्टूबर तक देश में 7.85 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल किए गए। ये देश में आईटीआर दाखिल करने का अब तक का सबसे हाई रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की इजाजत दे दी है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में कंपनी कानून के तहत संबंधित धारा को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने अब योजना के अंतर्गत नए आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। पीएम गतिशक्ति पहल के तहत 23,500 करोड़ रुपए की सड़क और रेलवे की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया गया है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 17 अक्टूबर को 58वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में किया गया। 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के माध्यम से की जाती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जेट एयरवेज के संस्थापक अध्यक्ष नरेश गोयल और उनके परिवार से जुड़ी 538 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने केनरा बैंक की लिखित शिकायत के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। जब्त की गई संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं। और अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं तो अक्टूबर महीने में क्या कुछ ये कलेक्शन हुआ है। त्योहारी सीजन के दौरान ये शानदार जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी की वजह से अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में उछाल देखा गया। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक अक्टूबर माह में जीएसटी कलेक्शन 1,72,000 करोड़ रुपए रहा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू होने के बाद से अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन के दौरान शानदार जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला। आर्थिक गतिविधियों में तेजी की वजह से अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में उछाल देखा गया। That's a very positive development for the Indian economy being on the buoyancy. So, all the global multilateral agencies which have been predicting that India is going to be one of the fastest, the growing economy, and they are bang on dot. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर माह में जीएसटी कलेक्शन 1,72,000 करोड़ रुपए रहा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू होने के बाद से अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं बीते साल अक्टूबर 2022 के मुकाबले अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में 13% उछाल देखने को मिला है। 30,062 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 38,171 करोड़ रुपए एसजीएसटी, 91,315 करोड़ रुपए आईजीएसटी के तौर पर वसूल किए गए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा, जो बीते साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। जीएसटी संग्रह की बढ़त के लिए मजबूत आर्थिक कारकों के साथ साथ कर अधिकारियों के कर चोरी रोकने के उपायों को भी श्रेय जाता है। कुल जीएसटी कर में केंद्रीय जीएसटी 30,062 करोड़ रुपए और राज्यों से प्राप्त जीएसटी 38,171 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी संग्रह में हुई ये वृद्धि भारत की मजबूत आर्थिक गतिविधि और कर अनुपालन बनाए रखने के लिए सरकार के प्रभावी कदमों को दर्शाती है। ये देश के आर्थिक विकास और सरकार पर करदाताओं के बढ़ते भरोसे का भी सकारात्मक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आज एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई और इसी मामले में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा इस पूरे मामले में, और जिस तरह से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी प्रेस वार्ता की है और कई गंभीर मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं, क्या कुछ पूरा निकल कर आता है अगर इस पूरे प्रकरण को हम देखते हैं?
देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अब से थोड़ी देर पहले बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो उन्हें लेकर कही गई थी। और हम जानते हैं कि आज लोकसभा आचार समिति की सुबह बैठक हुई थी 11 बजे, और उस बैठक में महुआ मोइत्रा पहुंची थी। तकरीबन 1.5 घंटे उन्होंने अपनी बात, अपना पक्ष रखा, और फिर लंच के बाद उनसे कुछ सवाल जवाब होना था एक तरह से कमेटी के सदस्यों की तरफ से। एक सवाल को लेकर वो भड़क गई और उसके बाद वो वॉकआउट कर गई, बाहर आई, और तमाम जो विपक्षी दलों के सदस्य थे, लोकसभा आचार समिति के सदस्य दानिश अली हों, उत्तम रेड्डी हों, इसके साथ ही साथ जेडीयू के सदस्य हों, वो बाहर आ गए और कुछ आरोप लगाए कि सवाल ऐसे पूछे गए जो ठीक नहीं थे। उसके बाद हमने देखा कि विनोद सोनकर जो इस लोकसभा आचार समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दरअसल महुआ मोइत्रा के पास उन सवालों का जवाब नहीं था, और जब उनसे कुछ सवाल पूछे जा रहे थे, जो हलफनामा था, दर्शन हीरानंदानी ने तो खुद हलफनामा दिया है, उस पर वो भड़क गई, और दरअसल वो उन सवालों का जवाब नहीं था, और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जो मीडिया से कह नहीं सकते हैं। वो चिल्लाई सदस्यों पर, और उनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। अपिता सारंगी जो इस आचार समिति की सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जैसे ही दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, उस वक्त ही जो व्यवहार था वो बहुत आक्रामक हो गया, र्यूड हो गया, और एक तरह से असंसदीय व्यवहार करने लगी महुआ मोइत्रा। और कुछ विपक्षी दल के जो सदस्य हैं कमेटी के, वो मेजे भी एक तरह से इस तरह से थपथपा रहे थे कि वो ठीक नहीं था संसदीय जो एक आचरण होता है। और ये एक बहाना है, क्योंकि जो आरोप है बहुत गंभीर है, और उस पर शायद वो जवाब नहीं देना चाहती थी, रक्षात्मक थी, और इसीलिए इस तरह से वो आक्रामक रवैया अपनाकर उन्होंने कमेटी से वो बाहर आई, और तमाम विपक्षी दल के जो सदस्य, जो आचार समिति के सदस्य हैं, वो बाहर आ गए। तो उन पर लगे आरोप बहुत गंभीर है। इसके महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि कमेटी के विपक्षी दल जो उसमें सदस्य हैं, उनके वॉकआउट के बाद भी कमेटी की बैठक कुछ देर चली, कुछ आगे की प्रक्रिया हुई, और ये फैसला किया गया कि आगे ये विचार किया जाएगा कि क्या कमेटी की बैठक कब फिर बुलानी है। क्योंकि हम जानते हैं कि आईटी और गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई थी। महुआ मोइत्रा केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, उन पर पैसे लेकर, घूस लेकर सवाल पूछने का आरोप है, पार्लियामेंट लॉगिन को दूसरे के साथ साझा करने का आरोप है, व्यवसायी के साथ। तो उससे जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी गई थी, और जानकारियां सामने आई, उस पर भी ये कमेटी विचार करेगी। उसके बाद ही सवाल जवाब का दौर लंच के बाद शुरू हुआ था, लेकिन महुआ मोइत्रा वॉकआउट कर गई, बाहर चली गई, और विपक्षी दल के कई सदस्य जो इस आचार समिति के सदस्य हैं, वो भी बाहर चले गए। हमने देखा कि उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे के पास कैसे कुछ गोपनीय जो जानकारियां पहुंच रही हैं। निशिकांत दुबे ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम देख रहे हैं कि काफी आरोप लगाए हैं, और हम जानते हैं कि उन्होंने एक शिकायतकर्ता वकील के आधार पर, उसके तथ्यों के आधार पर ही शिकायत की थी लोकसभा अध्यक्ष से कि पूरा मामला बहुत गंभीर है और इस पर कार्रवाई के लिए आगे कमेटी को सौंपा जाना चाहिए। तो हम अभी देख रहे हैं कि आचार समिति के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि दरअसल महुआ मोइत्रा के पास जब उनसे कुछ सवाल पूछे जा रहे थे तो उनका जो आचरण था वो ठीक नहीं था, और कई सदस्य जो आचार समिति के सदस्य वो भी इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने भी मीडिया से इस बात को कहा। बिल्कुल, एथिक्स कमेटी के अधिकार भी आपसे जानना चाहेंगे शैलेंद्र, और ये भी जानना चाहेंगे कि इस आक्रामकता की वजह क्या दिखाई देती है अगर आप इस पूरे मामले का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अपने हलफनामे में निशिकांत दुबे ने भी कहा, और ये आया भी रिपोर्ट्स में कि उन्होंने स्वयं कुछ बातें स्वीकार की। देखिए, एथिक्स कमेटी अनुशंसा कर सकती है लोकसभा अध्यक्ष को कि दोषी कोई सदस्य अगर उसमें दोष साबित होने की अनुशंसा करती है तो सदस्यता जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ये फैसला ले सकते हैं, और जब अगली संसद सत्र होगा तो उसमें प्रस्ताव आ सकता है सदस्यता खत्म करने का। ये एक अनुशंसा करने की एक कैपेसिटी है इस लोकसभा एथिक्स कमेटी की, आचार समिति की, कि अगर आचार लोकसभा ये जो सांसदों की जो आचार एक संहिता है उसके उल्लंघन का दोषी पाया जाने पर ये एक तरह से देखे ये सिफारिश की जा सकती है। रही बात घूस लेने का मामला, तो उसके लिए अलग मुकदमा चल सकता है, वो न्यायालय में चल सकता है उस पर सबूत सामने आने पर या कोई कहीं से कोई शिकायत होने पर। ये दो मामले हैं। तीसरी बात यह है कि क्यों इस तरह का रुख अपनाया, ये अपिता सारंगी जो सदस्य है इस लोकसभा आचार समिति की, वो कह रहे हैं कि उनका बहुत र्यूड रवैया था, असंसदीय था और आक्रामक था, और शायद ये इसलिए था कि वो रक्षात्मक थी कि दर्शन हीरानंदानी ने जो हलफनामा दिया है
वो अपने आप में कहता है, हम हलफनामे की बात कर रहे हैं अनकोट, कि वो कहता है कि उसमें जो बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं महुआ मोइत्रा पर, वो उससे एक तरह से उसकी एक तस्दीक करता हुआ नजर आता है। तो जब उस हलफनामे से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाने लगे तो निजी सवाल का बहाना देकर महुआ मोइत्रा बाहर आ गए। जी, काफी गंभीर और संवेदनशील मामला है और निशिकांत दुबे ने तो अपनी प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि जिस तरह से लॉगिन पासवर्ड दिया गया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा सवाल है। आप इस पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 से 3 नवंबर तक UAE के दौरे पर हैं। इस दौरान आज केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UAE के विदेश मंत्री महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक फोटो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर खुशी जताते हुए लिखा कि दोनों देशों के बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने तथा आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने X पर चर्चा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रक्षा के क्षेत्र में IIT दिल्ली अबुधाबी परियोजना जैसे कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा की बात करते हुए दोनों देशों के बीच बढ़ते पारस्परिक संबंधों को आगे बढ़ाने की भी बात कही गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से आयोजित 51वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। काशी को स्पिरिचुअल सिटी ऑफ वर्ल्ड बताते हुए उपराष्ट्रपति ने काशी की काया पलट के लिए PM के प्रयासों की सराहना की। I congratulate the organizers for 2 aspects in particular. One, the theme India at G20, empowering sustainable future through governance and technology. And second, काशी को चुना, काशी विश्वनाथ को चुना। वो काशी जो दुनिया की काया पलटती है, यहाँ की मिट्टी को हर कोई नमन करता है। It is the spiritual city of the world. It is nerve center and epicenter of everything which is sublime. और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसने काशी की काया पलटी है हमारे प्रधानमंत्री, वो देखकर मैं अभिभूत हूं। आगे बढ़ते हैं। गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों और घायल फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए मिस्र से लगी रफा क्रॉसिंग को बुधवार को खोलने के बाद से लोगों की सुरक्षित निकासी का सिलसिला जारी है। आज 15 देशों के 596 नागरिक गाजा से सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। बुधवार को 400 से अधिक लोगों की सुरक्षित निकासी की गई। इसमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं। मिस्र ने कहा कि इस अभियान के दौरान 60 से अधिक देशों के लगभग 7,000 लोगों को निकाला जाएगा। मिस्र की चिकित्सा टीमें कई एम्बुलेंस लेके गाजा में दाखिल हुई और वहां के गंभीर रूप से घायल लोगों को निकाला गया। इन घायलों को मिस्र में रफा क्रॉसिंग से सटे अस्पताल में ले जाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।